आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या वित्तीय समावेशन सूचकांक। इस पूरे लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है, इसे कौन जारी करता है, किस लिए जारी करता है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के कंसेप्ट को, कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे होते हैं। और तीसरे अंतिम पार्ट में हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी प्री एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ मेंस के क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके आंसर राइटिंग के आइडिया को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूज़ पर। आरबीआई ने अभी हाल ही में 2024 के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया है। आपको यहाँ पर जानकारी होगी कि आरबीआई 2021 से लगातार हर साल वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करता है और ये सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य होता है कि देश में वित्तीय समावेशन की सीमा का पता लगाया जा सके कि कितने लोग बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ गए हैं या कितने लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं आज भी। इसके आइडिया लगाने के लिए आरबीआई हर साल वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करता है। अगर हम बात करें 2024 के इंडेक्स के बारे में, तो 2024 में आरबीआई ने इस इंडेक्स को 64.2 की वैल्यू दी है। अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो जब से आरबीआई जारी करा है 2021 में, जब इसने आरबीआई ने इस इंडेक्स को जारी किया था तब इसकी वैल्यू 53.9 थी। और आरबीआई के जो डेटा के अनुसार 2017 में भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की वैल्यू थी 43.4, जो 2024 तक बढ़कर हो गई है 64.2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देश में वित्तीय समावेशन लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। इसको दूसरे तरीके से देखें तो देश के समाज के कमज़ोर तबके जो अभी तक बैंकिंग सुविधाओं से, जैसे कि लोन, सेविंग्स, इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं से जो अब तक वंचित थे, अब धीरे धीरे इन सेवाओं से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2017 से लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और एनालिसिस करना कि इसी दरमियान कई सारी सरकार की योजनाएं भी लागू हुई है, जैसे कि जन धन योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। उसके बाद से लोग लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं और इसके कारण फाइनेंशियल इंक्लूजन की वैल्यू भारत में लगातार बढ़ते जा रही है। तो हर डेटा को आपको अलग अलग एंगल से उसका एनालिसिस करते आना चाहिए। ठीक है, अब हम इस इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करने वाला कौन होता है? वह है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका जारी करने के लिए आरबीआई 0 से लेके 100 के स्केल का यूज़ करता है। इसका अगर स्केल देखें तो 0 to 100 वैल्यू इस इंडेक्स को देता है। अब सवाल ये होता है कि 0 किसे दिया जाएगा? 0 दिया जाएगा जो बिल्कुल भी फाइनेंशियल सेवाओं से पूरी तरह से वित्तीय सेवाओं से वंचित वर्ग को हम 0 पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, एक अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो 0 फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की कंडीशन होगी, वित्तीय बहिष्करण की सीमा होगी 0। और वहीं हम बात करें 100 की, तो 100 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें समाज के सभी लोग फाइनेंशियल वित्तीय सेवाओं से जुड़ चुके हो, उसे हम किस स्केल पे काउंट करेंगे? 100 पर। क्लियर? तो यहाँ पर 100 का मतलब है संपूर्ण वित्तीय समावेशन या कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, और 0 का मतलब है वित्तीय बहिष्करण, यानी कि ऐसे लोग जो अभी तक बैंकिंग सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। ठीक है, तो ये इंडेक्स के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और इसका स्केल 0 से लेके 100 का होता है। अब अगला है कि इस इंडेक्स के लिए आरबीआई 3 तरह के पैरामीटर्स यूज़ करता है। 3 तरह के पैरामीटर है: एक्सेस या पहुंच,
यूजेस या उपयोग, तीसरा है क्वालिटी या गुणवत्ता। इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये 3 तरह के पैरामीटर है जिसके आधार पर आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाता है। एक्सेस यानी कि होता है आपका पहुंच, यूजेस का मतलब होता है उपयोग कि कितने लोग इसका उपयोग कर रहे हैं इन सेवाओं का, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता कि कितने लोग इसके प्रति जागरूक है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर एक्सेस की बात करें तो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारी बैंकों की ब्रांचेस खुल रही है, एटीएम की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एटीएम खुल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बैंकिंग सहायक नियुक्त किए जा रहे हैं, बैंकिंग परामर्शदाता नियुक्त किए जा रहे हैं जो लोगों को प्रॉपर तरीके से जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच लगातार इसके द्वारा बढ़ती जा रही है। तो एक्सेस में काउंट करते हैं कितनी बैंकों की ब्रांचें खुल रही है, कहाँ कहाँ पे खुल रही है, कितने एटीएम्स खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती है एक्सेस में। और एक्सेस को आरबीआई ने अपने इस इंडेक्स में 35% का भारांक दिया है। ठीक है, इसके आधार पर ही ये इंडेक्स तैयार होता है। ठीक है, तो 35% किसको दिया है? एक्सेस को, कि एटीएम की संख्या, बैंकों की ब्रांचों की संख्या, इसके आधार पर। सेकंड बात करते हैं यूजेस। यूजेस कि चलिए आपने बैंक की सुविधा और इसके लिए तो आपने सब व्यवस्था कर दी, इंस्टीट्यूट खुलवा दिए अलग अलग, है ना, लेकिन इन सेवाओं का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है कि बैंक अकाउंटों की संख्या को काउंट करता है, कितने अकाउंट्स खुले हैं, कितने इंश्योरेंस अकाउंट खुले हैं, उन कितने लोगों को लोन दिया गया है, उनके नंबर्स देखता है और उन नंबर्स को काउंट करता है किसमें? यूजर्स में। इसके आधार पर यह आइडिया लग जाता है कि कितने सारे लोग वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और इस उपयोग को, यूजर्स को आरबीआई अपने इस इंडेक्स में भारांक देता है कितना? 45%। ठीक है, तीसरा आता है क्वालिटी। क्वालिटी में आता है कि लोगों को वित्तीय सेवाएं तो दी जा रही है, लेकिन वित्तीय सेवाओं के बारे में लोगों में कितनी साक्षरता है, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, इसकी बात आती है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसके लिए चीज़ें आती है, उसकी सारी चीज़ें आती है क्वालिटी में। ठीक है, और क्वालिटी को फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देता है 20% भारांक। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे इसके पैरामीटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका पैरामीटर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, AUG। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ए को दिया गया है 35%, मीन्स एक्सेस को, यूजेस को दिया गया है 45%, और क्वालिटी को दिया गया है 20%। ठीक है, AUQ, सॉरी, है ना, मैंने AUG बोला था लेकिन उसकी जगह है AUQ। क्लियर? एक्सेस, यूजेस, क्वालिटी। क्लियर? तो यहां पर आपने इस इंडेक्स से रिलेटेड सारी चीजें जान ली है। अब आप वापस आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, वो है कंसेप्ट। चलिए अब समझते हैं हम कंसेप्ट को कि वित्तीय समावेशन होता क्या है। ठीक है, वित्तीय समावेशन की अगर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, फिर इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हम आरबीआई की डेफिनेशन देखें तो वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्ग, है ना, समाज के सभी वर्गों की बात हो रही है, विशेषकर कमजोर वर्ग और कमजोर तबके और निम्न आय समूह को उचित और पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा की संस्थाओं के द्वारा किफ़ायती लागत पर आवश्यक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, वित्तीय समावेशन को हम सिंपल तरीके से समझें तो इसके द्वारा क्या होता है कि समाज के कमज़ोर और निम्न आय वाले लोग, निम्न आय वर्ग वाले लोग को मुख्य वित्तीय संस्थाएं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या फिर सहकारी बैंक हो, उनके द्वारा उचित, पारदर्शी तरीके से और किफ़ायती मूल्य पर जब वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कमज़ोर तबके के लोग वित्तीय सेवाओं से जुड़ जाते हैं। अब वित्तीय सेवाओं में कई लोग केवल सेविंग अकाउंट खुलाने को ही वित्तीय सेवाएं कहते हैं, लेकिन इसमें वित्तीय सेवाओं में यही नहीं आता है, बल्कि सेविंग के साथ साथ आप
लोन क्रेडिट फैसिलिटी की भी बात होती है, इसमें इंश्योरेंस की भी बात होती है, पेंशन की भी बात फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाती है। तो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट। अब समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का फ़ायदा क्या होता है। तो अगर हम इसका सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं एक बार। अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला उद्देश्य होता है कि लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ना। ठीक है, तो फर्स्ट उद्देश्य हम बात कर सकते हैं बैंक सुविधा से लोगों को जोड़ना। दूसरा उद्देश्य हम बोल सकते हैं बीमा की सुविधा, बीमा सुविधा। तीसरा उद्देश्य हम बोल सकते हैं ऋण उपलब्धता, ऋण उपलब्धता। ठीक है, ऋण सुविधा है ना। अगर क्योंकि सबसे अगर मेजर इसका हम देखें इम्पैक्ट, तो ऋण उपलब्धता ही इसका मेजर इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि इसके कारण गांव के कहीं गरीब कमज़ोर तबके के लोग साहूकारों के द्वारा दिए जाने वाले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन के चंगुल से बच सकें। ठीक है, तो बैंकिंग सुविधा, बीमा की सुविधा, ऋण की उपलब्धता, ये इसके 3 मेजर उद्देश्य हैं। किसके? फाइनेंशियल इंक्लूजन के। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर आप बात करें तो इसके हम लाभ की भी बात कर सकते हैं। जस्ट बता देता हूँ, अगर हम इसका यहीं पे बता देता हूँ, अगर हम इसके लाभ देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहला फ़ायदा तो ये हो सकता है, क्योंकि देखो समाज के सभी लोग, ग्रामीण, शहरी, हर जगह के कमज़ोर तबके के लोग भी जब बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, यानी कि आर्थिक वृद्धि देश की बढ़ेगी। अच्छा, आर्थिक वृद्धि जो है वो जीडीपी के द्वारा डिसाइड होती है। अभी भी हालांकि जीडीपी बढ़ रही है हमारी, लेकिन हमारी अभी की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा योगदान जो होता है वो अपर क्लास का होता है। उसमें निम्न आय वर्ग के लोग अभी भी बहुत कम योगदान करते हैं जीडीपी में। ठीक है, तो एक तो जीडीपी आर्थिक वृद्धि होगी। सेकंड, हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति में देश के आर्थिक विकास की गति भी बढ़ेगी। अच्छा, कई लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक वृद्धि जीडीपी के पैरामीटर पर नापी जाएगी, और आर्थिक विकास का मतलब है कि जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेगी, तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेगा, और इस तरह से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो एक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जब हम पूरे लाइफ स्टाइल के सारे पैरामीटर, चाहे उसमें स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, समाज की स्थिति हो, उन सबको अगर काउंट करेंगे तो फिर हम बोल सकते हैं कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है ना। एक इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होती है, वो जीडीपी के पैमाने पर हम नापते हैं, लेकिन आर्थिक विकास इस तरह से नापी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके आधार पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन से आर्थिक विकास भी होगा। तीसरा हम बोल सकते हैं रोजगार की स्थिति, रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास लोन आसानी से अवेलेबल होगा, तो लोग उसको प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे, अपने उद्योग खोलेंगे, अपना बिजनेस चालू करेंगे, कहीं और दूसरे लोगों को रोजगार देंगे, तो इस तरह से रोजगार की स्थिति में भी सुधार होगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समाज में स्थायित्व आएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से समाज में स्थायित्व कैसे? अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था भारत में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ रही है, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच अंतर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। और जब ये अंतर बढ़ता है तो समाज में तनाव पैदा होता है। ठीक है, एक तरह से वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति में निम्न तबके से लेकर उच्च तबके तक सब लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रहेंगे, तो सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे, और सभी लोग जब तरक्की करेंगे तो आपस में संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से समाज एक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अगर आपसे पूछे जाए
कि इसके क्या लाभ होंगे। तो पहला लाभ है आर्थिक वृद्धि, सेकेंड आर्थिक विकास, तीसरा रोजगार, चौथा सामाजिक स्थायित्व। वहीं इसके उद्देश्य देखें तो बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, अच्छा बीमा सुविधा में हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो बीमा सुविधा, ऋण उपलब्धता, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य और हमने इसका लाभ देख लिया, ठीक है। अब हम सरकार के प्रयास पे जाते हैं कि सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार के अगर हम देखें कुछ योजनाओं की, केवल मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, इसके बाद में अलग अलग लेक्चर्स में इन पर्टिकुलर योजनाओं के बारे में अलग से बनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। देखें तो सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। ये मोदी जी की खास योजना थी और मोदी जी ने अपने शुरुआती, जब 2014 में इनका कार्यकाल चालू हुआ था, तब शुरुआती प्रधानमंत्री जन धन योजना से की थी, है ना। इसके अलावा फिर स्वच्छता अभियान भी स्टार्ट किया था, लेकिन ये सबसे पहली योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये पोस्ट ऑफिस की योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिन लोगों के यहाँ गर्ल्स लड़की पैदा होती है और लड़की के लिए ये बहुत अच्छी, ये बालिकाओं के लिए योजना है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है और फ़ायदा अच्छा है इसका, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, फिर दूसरा मुद्रा योजना, फिर इसके बाद पेंशन। अच्छा, इसमें एक और योजना जोड़ सकते हैं हम, आयुष्मान भारत को भी हम ऐड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्टअप योजना, इस तरह की बहुत सारी योजना है जो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है। क्लियर। तो ये हमने सरकारी प्रयास के बारे में जान लिया। क्लियर। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक का आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आसानी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एमसीक्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान कितना था। तो शुरू में ही न्यूज़ में हमने पढ़ा था, इसका मान था 64.2, ठीक है। 2024 में इसका मान था 64.2। क्लियर। फिर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस इंडेक्स में सुधार में सबसे अधिक योगदान किस आयाम का था। इस में अगर हम देखें तो इस आयाम में सबसे ज़्यादा योगदान था उपयोग का, उपयोगकर्ताओं का, ठीक है। फिर हम देखें तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में उपयोग आयाम का भार कितना था। तो आपको याद होगा, वही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, AUQ। इसमें आप बात पूछ रहा है किसका, उपयोग का, यानी कि यूजेस का, और यूजेस का कितना है 45%, यानी आंसर होगा सी। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या मापता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को नापता है। फाइनेंशियल 2017 में आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का मान कितना था। तो आपको मालूम होगा 2017 में इसका मान था 43.4, तब से लेकर अभी तक 64.2 हो गया है, यानी लगातार बढ़ते जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। अगला 6 क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कौन सा मापदंड वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, उपयोग, ठीक है। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में वृद्धि के मुख्य योगदान कारकों में से क्या था। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों बढ़ रहा है देश में, प्रौद्योगिकी उन्नति, सही है। क्योंकि हम देखिए सरकार की योजना में एक और चीज़ इंक्लूड कर लेना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण स्टेप रहा है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी वो किस कारण से आसान हो पाया है, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो टेक्नोलॉजी की उन्नति को भी हम बोल सकते हैं मुख्य योगदान, ठीक है। फिर इसमें आर्थिक विकास भी इसका एक योगदान है, जिसके कारण शिक्षा की स्थिति अच्छी हुई है। सरकारी और नियामक समर्थन ये भी है। तो इसमें हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में वृद्धि के
जो वृद्धि हुई है उसके मुख्य योगदान कारकों में ये तीनों पॉइंट इंक्लूड होंगे और इसका आंसर होगा डी। क्लियर? नापने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है आपको पता ही है, 8th क्वेश्चन 0 से 100। फिर इसके बाद में पहुंच की बात हो रही है एक्सेस की, तो एक्सेस को दिया था हमने वेटेज कितना 35%। और 10th क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में कौन सा आयाम वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के समग्र अनुभव की बात आती है, तो वो आती है कि क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, कि वित्तीय साक्षरता कितनी दी है, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए क्या किया है, तो ये वाला 10th क्वेश्चन का आंसर होगा गुणवत्ता का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हो। क्लियर? तो ये थे इसके एमसीक्यूज। अब हम बात करें मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मेंस में ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए और आपके हिसाब से लिखने का प्रयास करिएगा, और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं पीडीएफ में, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण कीजिए। यानी कि इस पार्ट में आपको इस एफआईआई जो था उसका 2021 से लेकर 2024 तक का पूरा विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में देखना है यह कैसे भारत में आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी आपको ये भी बताना है कि ये वैल्यू बढ़ रही है वित्तीय समावेशन की, तो हम इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है, और ये आर्थिक विकास को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको हम अलग अलग पॉइंट के आधार पर इस आंसर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर राइटिंग में आप सबसे पहले क्या करना है, एफआई इंडेक्स के इतिहास को कवर करना है शॉर्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको इस इंडेक्स के तीनों पैमाने का विवरण लिखना है, एक्सेस, यूजेस, क्वालिटी। फिर इसके बाद में सूचकांक में जो सुधार हुआ है, वो सुधार क्यों हुआ है, मैंने आपको शुरू में बताया था। कई सारी योजनाएं सरकार ने लॉन्च करी है, जन धन योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, इस तरह की कई योजनाओं के कारण भी इस इंडेक्स में उछाल आ रहा है। फिर इसके बाद में इस इंडेक्स को और आर्थिक विकास के बीच संबंध, यानी कि इन मेन पॉइंट के आधार पर आपको इस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्लियर? फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सरकार और आरबीआई की नीतियों और पहलों की भूमिका का विश्लेषण करिए, है ना। इसमें सरकार और आरबीआई के द्वारा इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और इन पहलों के प्रमुख परिणाम और चुनौतियों का भी उल्लेख करिए। ठीक है, आपको इन सारे योजनाओं और स्कीम जो सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा चलाई जा रही है उसमें क्या चुनौती आ रही है, क्या इनके इफ़ेक्ट समाज पर पड़ रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके भी आंसर के मैं पॉइंट बता देता हूँ मेन कि आपको कैसे लिखना है। पहले पार्ट में आपको प्रमुख नीतियों पहल से चालू करना है शॉर्ट में बिल्कुल, फिर उनके परिणाम कि किस तरह से करप्शन भी रुक रहा है। अब मैंने आपको बताया, देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो बेनिफिशियरी लोग हैं, लाभार्थी लोग हैं, और लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी का पैसा जमा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो बिचौलिए लोग होते थे पहले, जो करप्शन यानी कि वो मैक्सिमम लोग मैक्सिमम पैसा कमीशन के तौर पे खा जाते थे, वो अब लीकेज रुक गया है ना। आपने देखा होगा कि पहले एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, जो ये बोलते थे 1 रुपया हम सेंट्रल से देते हैं तो वो नीचे जाते आते 15 पैसे तक पहुंचता है, यानी कि 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर 1 रुपया दिया जा रहा है तो हम ये पूरा तो नहीं बोल सकते कि 1 का 1 रुपया पूरा पहुंच रहा है, लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि 85-90 पैसे तक तो लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण। क्लियर? तो आप ये परिणाम में भी लिख सकते हो कि इसके कारण महिला सशक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि सब्सिडी का पैसा लोगों के पास पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से, तो महिलाएं भी सक्षम हो रही है। ठीक है,
तो ये सारे इस तरह के परिणाम आप इसमें लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तीसरा में फिर इसमें देखा है चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौती आई। देखो, जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, तो टेक्नोलॉजी की बात होती है तो इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ तक पहुँचा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है कि नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों या स्पेशली अगर हम पहाड़ी एरिया में देखें तो ये समस्या है। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं उनको पूरा करने में ये समस्याएं फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनमें ये हम चुनौतियों में लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच की कमी है, वित्तीय साक्षरता की कमी है। लोग कई लोगों को तो जो है पूरी तरह से गाइड भी करा जाता है, लेकिन फिर भी गांव वाले जो है उनके लिए आज भी मैक्सिमम लोगों के लिए साहूकार से लोन लेना आसान हो गया है, ठीक है। हालांकि आरबीआई ने भी इसमें आंसर में लिखना है कि आरबीआई ने भी कई सारी पहले की है। पहले जैसे आरबीआई ने क्या करा था कि बहुत सारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना एक अनिवार्य करा था, लेकिन कुछ खातों में उन्होंने मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता ख़त्म कर दी, जिसके कारण लोगों को खाता मेंटेन करने में पेनल्टी नहीं लगती है। केवाईसी में भी आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, जिसके कारण लोगों को सहूलियत हो रही है, ठीक है। तो ये सारी पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है, और आगे आपकी तरफ से क्या सुझाव और समाधान। देखो, ये एक सुझाव समाधान वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप कंक्लूजन आपके सुझाव और समाधान लिख के करेंगे तो आपका आंसर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेकेंड वाला। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सरकार और आरबीआई की नीतियों और पहलों की भूमिका का विश्लेषण करिए और इनके प्रमुख परिणाम और चुनौतियों का भी उल्लेख करिए, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.